नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। आज हमारे साथ एक एक्सपर्ट हैं जो आप सबको मैंने बोला धीरे-धीरे करके वी विल गेट मोर एंड मोर पीपल ऑन टू दिस चैनल एंड आई एम ऑनर्ड टू हैव मिस्टर अरुण आनंद जो एक कॉलमनिस्ट हैं, एडिटर हैं। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं इनकी काफ़ी चीज़ें पढ़ रहा हूँ, मिली क्रॉनिकल्स के अंदर, न्यूज़ 18 के अंदर, काफ़ी जगहों पे मैंने इनकी चीज़ें पढ़ी हैं एंड आई हैव रियली बीन इम्प्रेस्ड एंड मैंने बोला कि चलिए सर से कॉन्टैक्ट करते हैं, लेट्स गेट हिम डाउन। पहले तो सर नमस्कार, वेलकम। थैंक यू आदिजी। इट्स एन ऑनर एंड प्रिविलेज टू बी ऑन योर शो। मैं आपका काफी समय से जो है वो सब्सक्राइबर भी हूँ और फॉलोअर भी हूँ, और आपके काम थैंक यू को सर। वो करता हूँ, ट्रैक करता हूँ। और मुझे अच्छी चीज ये लगती है कि जिंगोइज्म या रेटोरिक जो बहुत सारे लोग जियो पॉलिटिक्स पे आजकल काम करते हैं वो उनमें होता है, बट यू आर यू नो आप फैक्ट्स फिगर्स और जो ब्रॉड ट्रेंड्स हैं तो आप उसको जो है कैप्चर करते हो। और तो बहुत अच्छा है। आई थिंक मुझे लगता है यंगस्टर्स के लिए भी इंस्पायरिंग है, अगर कुछ लोग जियो पॉलिटिक्स पे और दूसरे इश्यूज पे सोशल मीडिया में काम करना चाहते हैं तो आई थिंक उनको आपका टेम्पलेट फॉलो करना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज हम बात करेंगे टू एवरीबॉडी, आज हम बात करेंगे बेसिकली पाकिस्तान का जो एक गैम्बल रहा था बांग्लादेश के अंदर एंड उसके बारे में आज सुबह भी न्यूज़ आई है जहाँ पर काफ़ी सारे जर्नैलों को साइड किया गया है जो पाकिस्तान बड़े फेवर जर्नैल थे, उनको साइड किया गया। बट सर ने एक आर्टिकल लिखा है मिनी मिली क्रॉनिकल्स के अंदर, मैं उसको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डालूँगा। सर मेरे को ये बताइए कि व्हाट डू यू थिंक ये क्या हुआ? इन लोगों ने कोशिश तो काफ़ी करी 6-8 महीने से तो भैया हम सब भी बोल रहे थे छोटा पाकिस्तान बन गया, यहाँ पर गवर्नमेंट चेंज हुई और पूरा पासा पलट गया, क्या हुआ है सर ये? देखिए, 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान का ये 1971 के बाद से ही एक जब से बांग्लादेश बना, तो उसके बाद से ही उनका जो है वो 1973 के आसपास से ही उनका जो है ये एक प्लान शुरू हो गया था कि बांग्लादेश का इस्लामाइज़ेशन किया जाए। और ये जो 1971 में मार पड़ी पाकिस्तानियों को इतनी ज़्यादा, तो उसको एक तरीके से आप उसे ये भी कह सकते हैं कि इट वाज़ काइंड ऑफ अ रिवेंज ऑफ पाकिस्तान, कि तुम जो है लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म को लेकर हमसे अलग हुए थे, और उस लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म को हम लोग जो है वो खत्म करके और तुम्हारा इस्लामाइजेशन कर देंगे। और बांग्लादेश की हिस्ट्री भी बड़ी जो है इस तरीके से हो रही। जब 2024 में अगस्त में यूनुस की सरकार आई, मोहम्मद यूनुस इंटरिम जब बने, तो पाकिस्तान को एक विंडो उसके अंदर मिला। और सबसे पहला मैं आपके दर्शकों को बताऊं कि वन ऑफ द फर्स्ट डिसीजन, जो सबसे पहला डिसीजन यूनुस सरकार ने, मोहम्मद यूनुस सरकार ने आते ही किया, वो ये था कि जो पोर्ट्स हैं बांग्लादेश के, उसके ऊपर जो कार्गो पाकिस्तान से आ रहा है और जिसकी पूरी चेकिंग होती थी पहले, तो उन्होंने वो चेकिंग करवानी बंद कर दी और ये इंस्ट्रक्शंस इशू कर दी कि उस कार्गो की कोई चेकिंग नहीं होगी। तो उसके थ्रू फिर जो है वो बहुत सारे वेपन्स आए वहां से, नारकोटिक्स आए, और जो इस्लामिस्ट फोर्सेस है जमात इस्लामी, उसको जो है वो स्ट्रेंथन किया गया। तो ये पाकिस्तान का एक पूरा प्लान था। उनको यूनुस के आने के बाद लग रहा था कि एक विंडो हमें मिल गई है, और हम, क्योंकि यूनुस वाज बैक्ड बाय जमात जो है टू अ लार्ज एक्सटेंट जो है, तो जमात इस्लामी जो है वो तो पाकिस्तान, हम जानते हैं 71 के में उसका क्या रोल रहा था जिनोसाइड में बांग्लादेशियों के। तो वो तो एक्सटेंड जमात इस्लामी बांग्लादेश जो है वो एक एक्सटेंडेड आर्म है बेसिकली, जो है पाकिस्तान जो है एस्टेब्लिशमेंट की, पाकिस्तान में जमात इस्लामी की, पाकिस्तान के इस्लामिस्ट फोर्सेस की। तो उन्हें लग रहा था कि यूनुस और जमात इस्लामी के बीच में वो इसका इस्लामाइजेशन कर लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पर मैं एक नोट ऑफ कॉशन भी देना चाहता हूँ। हमारे साथ क्या है आदि जी, कि हम हिंदू भारतीयों के साथ क्या है, हम लोग हर चीज पे बड़ा भावुक होकर रिएक्ट करते हैं। हुँ, तो जियो पॉलिटिक्स में ऐसा होता नहीं है। ऐसा है कि हमने यूनुस को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया, करना भी चाहिए था। अभी हम जैसे तारिक रहमान बांग्लादेश बीएनपी के जो हैं और प्राइम मिनिस्टर अब नए बने हैं, तो अभी हमें ये लग रहा है कि बड़ा गुडी गुडी हम उनको लेकर हो रहे हैं कि अरे वो तो बढ़िया व्यक्ति हैं, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि बीएनपी और जमात दोनों का कॉम्बिनेशन रहा है। और एक समय पे बीएनपी, अवामी लीग और जमात तीनों का जो है अलायंस आपस में रहा है। तो अगर हम भारत के पर्सपेक्टिव से देखें तो मुझे ये लगता है कि इट इज टू अर्ली टू से कि इस्लामाइजेशन बांग्लादेश का नहीं हुआ, एंड इट इज टू अर्ली टू से कि पाकिस्तान दोबारा प्ले के अंदर नहीं आएगा। सिर्फ इलेक्शन रिजल्ट के आधार पर ये बात तय कर लेना, मुझे जो लगता है कि
अभी फॉर द टाइम बिंग हम कह सकते हैं कि क्योंकि जो जमात इस्लामी जो है उसको जो है वो 77 सीटें मिली हैं और हम्म 212 सीटें जो है बीएनपी को मिली है, लेकिन अभी मुझे लगता है फॉर द टाइम बिंग रिजेक्ट किया गया है जमात इस्लामी को, और जमात इस्लामी को रिजेक्ट करने का मतलब ये है कि पाकिस्तान को रिजेक्ट किया गया। लेकिन आप मुझे करेक्ट करिएगा, मैं वोट शेयर देख रहा था कि 49.9% बीएनपी का वोट शेयर है, और जमात इस्लामी और जो 11 पार्टियों का जो कॉम्बिनेशन था उसका वोट शेयर भी 31% के आसपास है। और इससे पहले जमात को कभी 18 से ज्यादा सीटें मिली नहीं थी, लेकिन इस बार जमात इस्लामी के गठबंधन को जो है 77 सीटें मिली हैं। तो आई थिंक वी नीड टू बी ऑन द गार्ड। लेकिन फिलहाल के लिए ये है कि बांग्लादेश की जो जनता है उसने रिजेक्ट किया। एक बस और मैं छोटी सी बात ये कहूंगा, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बांग्लादेश के समाज का भी एक बहुत बड़े हिस्से का रेडिकलाइजेशन हो चुका है, इस्लामिक रेडिकलाइजेशन हो चुका है। तो इसलिए जो है वो आपको जमात के पूरे समाज का नहीं हुआ है, समाज के एक बड़े हिस्से का हो चुका है, लेकिन उससे बड़े हिस्से का अभी तक नहीं हुआ है, पर ये रेडिकलाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है। लेट मी पुट दिस क्वेश्चन इन अनदर वे सर। देखिए, जमात तो बैठी है और हमने देखा है जमात ने क्या-क्या चीज़ें वहाँ पर करी हैं। जमात का पूरा पाकिस्तानी हैंड है। एंड आपने जो बोला उसके बाद रेडिकलाइजेशन आई एब्सोल्युटली एग्री। ब बांग्लादेश के अंदर एक एक कल्चर होता था जहाँ पर वो दे वर वेरी प्राउड ऑफ देयर बंगाली कल्चर एंड दे यूज्ड टू कीप ऑल दिस स्टफ अवे फ्रॉम देम। अभी वो दिखता नहीं है। देव काइंड ऑफ लेफ्ट ऑल दैट एंड पूरा इनकलकेट कर लिया है इन लोगों ने। बट सर, जो प्योर रेडिकलाइजेशन है और ये सब चीज़ें जो चल रही हैं, हम वो पाकिस्तान में भी देखते हैं। बट जमात इज़ नॉट पॉपुलर देयर। पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी इनकी पॉपुलैरिटी नहीं है। तो क्या जमात का साइड होना और रेडिकलाइजेशन दोनों साथ-साथ में चल सकते हैं बांग्लादेश के अंदर? जी, ये दोनों चीजें साथ साथ में चल सकती हैं, क्योंकि एक और संगठन है जिसके बारे में कम चर्चा होती है, हिजबुत तहरीर। वैसे तो और भी बड़े सारे संगठन हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हिजबुत तहरीर, और हिजबुत तहरीर इसलिए मैं ज्यादातर इस्लामिक संगठनों से जो है वो ज्यादा खतरनाक उसको इसलिए मानता हूँ, क्योंकि वो ये कहता है कि हम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म्स के अंदर रह के पूरा इस्लामाइजेशन करेंगे। तो ईस्ट जॉर्डन में इसका जो है जन्म हुआ था, और तो ईस्ट ईस्ट जेरूसलम में इसका जन्म हुआ था, जो एरिया शायद अभी जॉर्डन में है। तो ये 50 से ज्यादा देशों के अंदर सक्रिय है। बांग्लादेश के अंदर जब यूनुस रिजीम रहा है, उस रिजीम के दौरान हिजबुत तहरीर ने आर्मी या मिलिट्री, एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशरी, उसके अंदर जो है वो स्पेसिफिक बड़ा जबरदस्त इन्फिल्ट्रेशन किया है। अब जब तक वो, और अभी भी जो है हिजबुत तहरीर जो है वो जमात जो है जमात जो है वो सामने आपको दिखती है बहुत ज्यादा। जमात इज वोकल, जमात इज वेरी ऑप्टिक्स में आपको सामने दिखती है, बट हिजबुत तहरीर वहां पे है। फिर इसके अलावा हम जानते हैं बेसिकली अलकायदा का प्रेजेंस है जो है, बहुत सारे और इस्लामिक संगठनों का प्रेजेंस है जो है। तो और एक जो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है आदि जी, कि चूंकि अमेरिका जो है वो एक म्यांमार में जो है रखाइने तक के लिए एक कॉरिडोर बनाने की कोशिश वहां पे कर रहा है, बांग्लादेश में। तो और आप एक चीज नोट करेंगे, अमेरिका को हमेशा जो है वो अथॉरिटेरियन रिजीम्स, इस्लामिस्ट पसंद है। रिजीम वो सूट करते हैं। तो मुझे जी। लगता है कि एक तो वो भी, उन्होंने जमात को प्रमोट भी किया, तो ये रिस्क है जो है। पर एक जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि जो अगर मैं जो है इसका एक काउंटर आर्गुमेंट हूं, तो जो बांग्लादेश की आइडेंटिटी है वो लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म पे है, बंगाली लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म पे। और उस आइडेंटिटी को जो है वो डाइल्यूट करना बड़ा मुश्किल काम है जो हुँ, है। और जब तक वो आइडेंटिटी बांग्लादेश की बनी रहेगी, बीएनपी ने उसी आइडेंटिटी को जो है वो प्रमोट किया जमात को काउंटर करने के लिए, और बांग्लादेश फर्स्ट का जो उन्होंने स्लोगन दिया। तो ये अब देखना होगा कि ये डाइल्यूशन जो है वो कितनी देर में होता है, कैसे होता है जो है, और उस डाइल्यूशन को रोकने के लिए, क्योंकि एक और देखिए बड़े सिस्टमेटिक तरीके से इस आइडेंटिटी को क्रश करने की कोशिश की गई यूनुस रजीम में। जब यूनुस की सरकार आई तो सबसे पहले क्या हुआ, जो बंग बंधु हैं, जो भी उनके जो स्मारक थे वो तोड़े गए, उनकी मूर्तियां तोड़ी गई। जो भी ऐसे कल्चरल, हमने पिछले 1-2 साल में देखा, जो भी ऐसे कल्चरल सेंटर्स थे जो बंगाली लिंग्विस्टिक जो है आइडेंटिटी, नेशनल आइडेंटिटी को प्रमोट करते थे, उनको तोड़ा गया, आग लगाई गई उनमें जो है, उनको किया गया। जो न्यूज़पेपर्स, प्रथम आलो जैसे न्यूज़पेपर्स जो है, ठीक है ना,
उनके ऊपर जो है वो अटैक है। सो कोई भी ऐसी चीज जो बंगाली लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को स्ट्रेंथन करती थी, उन सारे आइकन्स को खत्म जो है वो किया गया। अब देखना ये होगा कि बीएनपी के आने के बाद क्या वो ये, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी कैसे बनी रहती है, आपकी आइडेंटिटी तभी बनी रहती है ना कि कुछ कल्चरल आइकन्स होते हैं जो है, जो आपको जनरेशन आफ्टर जनरेशन इंस्पायर करते हैं, याद कराते हैं। और आपको ध्यान हो दीजिए कि बांग्लादेश की यूनिवर्सिटीज में उन्होंने उर्दू को जो है वो एक प्राइमरी लैंग्वेज के तौर पे इंक्लूड कर दिया। और एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बांग्लादेश की जो यूनिवर्सिटीज हैं, देखिए ये जो लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी जो है वो उसका जो एक कोर एरिया होता है वो यूनिवर्सिटीज होती हैं, क्योंकि वहीं से जो स्टूडेंट निकलते हैं, पढ़ के निकलते हैं, इंटेलेक्चुअल्स भी होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में भी जाते हैं। जो यूनिवर्सिटीज बेसिकली हैव अ डीप इन्फ्लुएंस इन टर्म्स ऑफ फॉर्मिंग योर आइडेंटिटी। तो यूनिवर्सिटीज में अभी क्या स्थिति है, बीएनपी का स्टूडेंट विंग बहुत वीक है, अवामी लीग का स्टूडेंट लीग जो था, छात्र लीग जो है वो बैंड है, जमात जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है यूनिवर्सिटीज के अंदर बांग्लादेश की। तो ये भी अभी ये अब जमात जो है वो बड़ी अभी भी एक्टिव है। अभी बीएनपी के जो मेरे पास ग्राउंड लेवल से इंफॉर्मेशन है, तो अभी बीएनपी के जो स्टूडेंट विंग के लोग हैं वो जमात को डॉर्मेटरीज वगैरह जो वहां पे उन्होंने कब्जा कर लिया था वहां से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन और यूनिवर्सिटी में भी जैसे फौज में आपने कहा कि जो है चेंजेस हुए हैं, वैसे यूनिवर्सिटीज के अंदर भी उन्होंने काफी सारे चेंजेस किए हैं इस नई सरकार ने आके। पर ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है बेसिकली जो है, क्योंकि देखिए शेख हसीना की जो सरकार भी गई वो एजुकेशन तो प्राइमरली यूनिवर्सिटीज से शुरू हुआ, स्टूडेंट्स ने शुरू किया, बाद में हाईजैक हो गया, वो बात अलग है। सर जमात का जो एक आउटलुक है वो हमने देखा कि बड़ी जबरदस्त तरह से रिजेक्ट किया गया, जो आप भी बता रहे हैं। जो इनका एनसीपी था स्टूडेंट्स का, उन्होंने जैसे ही बोला भाई हम जमात के साथ जाने वाले हैं, आधी पार्टी खाली हो गई उनकी, लड़कियों ने छोड़ दिया। एंड उनकी मॉडल शॉडल और एक्ट्रेसेस जो उनके साथ जुड़ी हुई थी सबने छोड़ दिया। उन्होंने भाई ये ठीक नहीं है। जो जमात की एक एक्सेप्टेबिलिटी है सर, वो एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर है, और जो इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं वो आपको बड़ा क्लियरली दिखाते हैं कौन से रीजन के अंदर है और किस पर्पस के लिए है। जमात की जो विक्ट्री भी हुई वो फोर्सफुल स्टैंपिंग और ये बस बूथ कैप्चर वैप्चर करके इन लोगों ने जो भी करा है ये करा है। तो ग्राउंड सेंटिमेंट एक्चुअल मेजर करना बड़ा डिफिकल्ट है सर, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। नाउ तारिक रहमान जो अभी खड़ा है इस टाइम पे, इसके ऊपर चैलेंज क्या है सर? ही हैज टू कीप द कंट्री टुगेदर। जमात की तरफ जाएगा तो कंट्री टूटेगा। दैट्स समथिंग दैट इज देयर। सो करे तो करे क्या सर ये? आप किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए तारिक रहमान को सबसे बड़ी चीज ये है, मैं एक अंग्रेजी में कहावत होती है ना कि फॉर अ हंग्री मैन यूटोपिया इज अ वर्ल्ड फुल ऑफ फूड। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो तारिक रहमान को जो है, ठीक है ना, पहले तो उसको अपनी पार्टी, सबसे पहली चीज उसको अपनी पार्टी पे ग्रिप बनानी पड़ेगी। जो ग्रिप उसकी मदद की थी उसकी पार्टी पे अपनी वैसी ग्रिप नहीं है, पहली चीज। दूसरा चीज है सरकार के अंदर आके उसको ये करना पड़ेगा कि देखिए एट द एंड ऑफ द डे उसको जो है वो जमात को बैन करना पड़ेगा, अगर उसने जमात को रोकना है तो। और उसे बैन करना चाहिए बेसिकली जमात को, क्योंकि अगर वो जमात को बैन नहीं करेगा तो अभी जमात चुप करके इसलिए बैठी है कि दे आर बेसिकली रिकूपिंग फ्रॉम देयर जो है ओन लॉसेस। लेकिन अगर आपने देखा हो तो मैं कल पढ़ रहा था कि जमात जो है उसने जो बांग्लादेश के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने यूनुस रिजीम के खिलाफ एक इंटरव्यू दिया था जिसमें कि उन्होंने उसको बहुत क्रिटिसाइज किया था कि यूनुस ने क्या क्या गड़बड़ियां की हैं। उस इंटरव्यू को क्रिटिसाइज किया है जमात के जो लीडर हैं उन्होंने। तो ये एक जो है वो रीग्रुपिंग जो है वो वहां पे चल रही है। बट तारिक रहमान का मुझे मानना है, एक तो उन्हें इंडिया के साथ अपने रिलेशनशिप जो है वो बेहतर करने चाहिए, उनको बचाएगा इंडिया ही। इंडिया क्योंकि एक चीज ये है कि कल अगर उनके साथ जो है भगवान ना करे शेख हसीना जैसी स्थिति होगी तो शरण उनको भारत में ही लेनी पड़ेगी, ठीक है जो है। तो इसलिए जो है, और वेस्ट पे वो भरोसा ना करें इस बात का जो है, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो वेस्ट तो कैसे लोगों को शरण देता है, जो है जर्मनी ने जो है वो अली खुमैनी को शरण दी थी, ठीक है कि नहीं, और फिर उसको जो है जहाज पे भेजा था जब जो है ईरान में जब रेवोल्यूशन हुआ था 1979 में, ठीक है ना। आप उसको ही तो मानना जो चाहते हैं?
हैं, हाँ, तो उनको करना पड़ेगा। और देखिए दूसरा क्या है कि चूँकि उनकी जो लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है, वो वैसे भी बेसिकली भारत में बांग्ला भाषियों का एक बड़ा हिस्सा है। तो देयर इज़ अ कॉमन बेसिकली लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी आल्सो व्हिच वी हैव जो है। तो इसलिए उनके हम नेचुरल एलाई हैं। तो एक तो उनको पहले ये चूज़ करना पड़ेगा नेचुरल एलाई कौन सा है। दूसरा वो उनको एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये होगी कि बांग्लादेश में हम 2 फ्रंट पे देखते हैं, एक है इंटरनल, एक एक्सटर्नल। इंटरनल में दी उनको क्रैक डाउन करना पड़ेगा, जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं उसके ऊपर। दूसरी चीज़ है इकोनॉमी सुधारनी पड़ेगी। तीसरी चीज़ ये है कि कैसे वो चाइना, अमेरिका इन दोनों का पावर प्ले को बैलेंस करते हैं, ये भी उनको बेसिकली देखना पड़ेगा जो है। तो ये सारे फ्रंट उनके सामने हैं, तो ही नीड्स टू हैव बेसिकली मुझे लगता है। और ये जो बात-बात पे वहाँ एक चीज़ अच्छी वहाँ पे लेकिन ये हुई है आदि जी, मुझे लगता है कि पिछले 2 साल के अंदर जो हालत वहाँ पे हुई है, जो है यूनुस रेजिम में, तो ये जो बात-बात पे एंटी इंडिया सेंटीमेंट वहाँ पे बढ़ा जाता था ना, तो उनको जो है ना ये बात समझ में आ रही है कि उनके ही देश के लोग जो है वो उनको बेसिकली ज़्यादा तंग करने वाले लोग हैं, इंडिया का उसमें बेसिकली कोई लेना-देना नहीं है। और जमात का जो थोड़ा-सा मार्जिनलाइज़ेशन हुआ है या काफ़ी मार्जिनलाइज़ेशन इलेक्टोरली हुआ है, उससे भी वहाँ पे एंटी इंडिया सेंटीमेंट जो है उसके अंदर कमी आएगी। बट तारिक रहमान को जो है वो बिकॉज़ जमात को अमेरिका बैक करेगा, अभी भी बैक एक करेगा। एक एक हाँ, 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 वो तो है, वो तो दिख रहा है ना, वो सीआईए वाले आके यहाँ पर मीटिंग-वूटिंग करके गए थे और बोल रहे थे कि जी, नहीं-नहीं जमात बिहेव, डोंट वरी, ये वो एंड ऑल दैट। सो दैट्स देयर एंड वन कैन सी दैट कि ये अमेरिका विल प्ले दिस डबल गेम बिकॉज़ अमेरिका बोलेगा अच्छा भाई तारिक को हमने भेजा है, कोई बात नहीं, या जिसने भी भेजा है तारिक को पता नहीं। बट कहीं न कहीं इसके ऊपर भी थोड़ा प्रेशर बना के तो रखना पड़ेगा। सो दैट्स अंडरस्टैंडेबल एंड आई वुड डू दैट। बट सर यहाँ पर एक अभी जो ट्रम्प कार्ड है एंड नॉट द ट्रम्प कार्ड बट बांग्लादेशी ट्रम्प कार्ड जो है इज़ द बांग्लादेशी आर्मी। आर्मी के अंदर एक वो जो शफीकुर रहमान लेफ्टिनेंट जनरल है, ये लोग काफ़ी टाइम से दे हैव बीन ट्राइंग टू टेक पावर और जमात को और यूनुस को यूज़ करके काफ़ी टाइम से दे हैव बीन ट्राइंग टू टेक पावर। क्वार्टर मास्टर जनरल था वो, आज सुबह उसको उड़ा दिया है, जो न्यूज़ आई है, आजकल में जभी भी न्यूज़ आई कि उसको साइड कर दिया गया है। वक़ारुज़्ज़मान अभी तक तो बड़ा वीक टाइप था, उसके ऊपर 3 कू अटेम्प्ट्स हुए बट उसने किसी को पनिश नहीं करा, ये नहीं करा। अब हाउ डू यू सी द बांग्लादेशी आर्मी सर? क्योंकि ये जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो वी आर गोइंग बैक टू आवर बैरक्स एंड दिस एंड दैट वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो सब बकवास है। तो अभी बांग्लादेशी आर्मी किस तरफ पलटेगी? देखिए मुझे लगता है बांग्लादेशी आर्मी के साथ 2 चीज़ें, एक तो जब तक यूनुस रेजीम नहीं आया था, तब तक बांग्लादेश आर्मी वाज़ अ वेरी प्रोफेशनल आर्मी रिलेटिवली, मतलब थोड़ी एपॉलिटिकल भी थी। लेकिन देखिए जो इस्लामिक मुल्क होते हैं ना, उसके अंदर जो है ना, कोई भी इस्लामी मुल्क होगा जो है, उसके अंदर कभी भी फ़ौज जो है वो आपको न्यूट्रल या पूरी तरह से जिसको बोलते हैं ना एपॉलिटिकल नहीं मिलेगी। ये एक पैटर्न है जो है कि इस्लामिक मुल्कों के अंदर जनरली। तो अब इसमें क्या है कि और जो बांग्लादेश की जो आर्मी है या जो बांग्लादेश की मिलिट्री है, मुझे लगता है कि वो वेट एंड वॉच की सिचुएशन में पहली चीज़ तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि हिज़्ब ut-तहरीर का बहुत डीप इन्फिल्ट्रेशन है। मिड लेवल पे भी और टॉप लेवल पे भी जो है। तो मुझे लगता है कि ये जो हटाए जा रहे हैं लोग और हिज़्ब ut-तहरीर का डीप इन्फिल्ट्रेशन जो है वो देखिए जमात और हिज़्ब ut ने अपना काम बाँट लिया था यूनुस रेजीम के बाद, आने के बाद। उन्होंने उन्होंने जमात को उन्होंने बोला कि तुम सड़कों पे जाओ और लोगों को मारो, ठीक है ना? और इस्लामाइज़ेशन करो और हम जो है क्या कहते हैं क्वाइटली टेक ओवर करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को। दिस वाज़ द डिवीज़न ऑफ वर्क बिटवीन हिज़्ब ut-तहरीर एंड जमात-ए-इस्लामी। तो अब ये जो पेनिट्रेशन हुआ है, जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ है जो है हिज़्ब ut-तहरीर का, इसको दूर करने में थोड़ा-सा बेसिकली एक तो टाइम लगेगा। दूसरा मुझे लगता है कि बांग्लादेशी आर्मी जो है वो वेट एंड वॉच की सिचुएशन में है और बांग्लादेश की जो फ़ौज है उसके काफ़ी सारे ऑफिसर्स जो है वो ट्रेन्ड हुए हैं इंडिया के अंदर। तो मुझे लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच की सिचुएशन में है, पर जमात को तो मुझे नहीं लगता कि बैक करेंगे। मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश आर्मी का इतना ज़्यादा अभी इन्फिल्ट्रेशन वहाँ हुआ है या रेडिकलाइज़ेशन हुआ है कि वो हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा साइलेंट बेसिकली उसके अंदर एक। और दूसरी बात है कि पावर टेक ओवर करने वाली चीज़ जो है। मुझे अभी के हालात में नहीं लगता है कि मतलब क्योंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट है। हाँ, 6-8 महीने साल में अगर जमात और बीएनपी की बेसिकली सड़कों पे जो है अगर लड़ाई होती है, तो फिर देन इट्स अ बेसिकली डिफरेंट मैटर क्योंकि खालिदा
जिया जो है, उनके बाद तारिक रहमान जो है, उनकी लीडरशिप में बीएनपी बेसिकली ग्रास रूट लेवल पे कितनी स्ट्रांग रह पाती है, ये बेसिकली देखने वाली बात है। बट बांग्लादेश की फौज मुझे लगता है कि वेट एंड वॉच की सिचुएशन में है। पर आप कभी भी, मतलब ये मैं इस कैवेट के साथ कह रहा हूँ, मेरा अपना व्यक्तिगत रूप से मानना, जितना मैंने अध्ययन किया है, कि कोई भी इस्लामी मुल्क जो है, जहाँ जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी में है, जो है, एक्सेप्ट प्रोबेबली मैं अगर इंडोनेशिया को कुछ हद तक छोड़ दूं, बट जो सब कॉन्टिनेंट के जो ज्यादातर जो मुल्क हैं, फौज न्यूट्रल नहीं जो है होती है उसके अंदर। यहाँ पर सर अगर आप देखें एक और चक्कर है ना, जो इनके जो यंग ऑफिसर्स थे, जो प्रेशर वक़्र-ज़मान पे डाला गया था जब शेख हसीना को भगाने के लिए, वो दैट वाज़ द यंग ऑफिसर्स हू पुट दैट प्रेशर, निकालो उसको बाहर, एंड देयर इज़ नथिंग ही कुड हैव डन। वहाँ पर वो यंग ऑफिसर्स की काफ़ी, यंग ऑफिसर्स और जो इनके वो होते हैं एनसीओज़ होते हैं, उनकी काफ़ी एक गुट है। इवन द सीनियर ऑफिसर्स आर क्वाइट स्केयर्ड ऑफ ऑल दीज़ पीपल। तो अभी तो क्या है सर, वी आर नॉट हियरिंग एनीथिंग। तो आपको क्या लगता है अभी सेंटिमेंट क्या है ऑन द ग्राउंड सर? देखिए, ऑन द ग्राउंड सेंटीमेंट ये है कि एक तो लोगों ने राहत की सांस ली है। पहली बात तो ये है कि यूनुस गया। जो, हाँ, कि भाई कोई तो वो, और इसका सबसे बड़ा इंडिकेशन ये है जो मैसिव मेजोरिटी, टू थर्ड मेजोरिटी मिली है, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर इतना बड़ा मैंडेट किसी को, जनरली कोलिशन सरकारें होती थी या फिर जो है, और वोटिंग की परसेंटेज भी ठीक ठाक थी जो है। तो ग्राउंड लेवल पे देखिए, जो है बांग्लादेश की जो फौज है, जो है, मैंने आपको जैसे कहा, चूंकि समाज बांग्लादेश का एक बड़ा हिस्सा रेडिकलाइज हो चुका है, तो बांग्लादेश की फौज का भी एक हिस्सा रेडिकलाइज्ड है, क्योंकि समाज से ही तो लोग फौज में जाते हैं जो है। तो ये जो आपने ऑफिसर्स वाली बात कही और सब वो है, तो ये सारे के जो है, ये उसी रेडिकलाइजेशन का नतीजा है। लेकिन दूसरा ग्राउंड लेवल पे मुझे लगता है कि अभी बटा हुआ है जो है, जो समाज वहां का, तो रेडिकल वर्सेस नॉन रेडिकल, ठीक है ना, इस्लामिक वर्सेस बंगाली लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी जो है, ये एक जो है वहां पे संघर्ष है, जो आपको एडमिनिस्ट्रेशन में भी दिखेगा, वहां की पॉलिटिक्स में दिखेगा, वहां की फौज में दिखेगा। तो इट इज ऑन द ब्रिंक, मैं ये कहूंगा अभी भी बांग्लादेश इज ऑन द ब्रिंक दैट इट कैन गो बेसिकली आइदर वे। और ये दिनों की या महीनों की बात नहीं होती आदि जी। किसी देश के इतिहास के अंदर जो है 10, 15, 20, 25, 50 साल जो होते हैं, वो बड़ा छोटा सा टाइम पीरियड होता है जब आप वापस मुड़ के देखते हैं। तो अगले 2-3 साल के अंदर बेसिकली क्या होगा, ये एक देखने वाली चीज है। बट अभी मेरे को एक जो मुझे बात सबसे ज्यादा चिंता कर रही है, हो रही है बांग्लादेश को लेके, और ये एक लार्जर सवाल भी है जो पूरी दुनिया फेस कर रही है, डी रेडिकलाइजेशन की कोशिश बांग्लादेश में होगी कि नहीं होगी। और डी रेडिकलाइजेशन इज अ मिथ। क्या डी रेडिकलाइजेशन हम इस्लामिस्ट जो लोग हैं जो है, या जो क्या कहते हैं रेडिकल मुस्लिम्स हैं, तो क्या हम एक्चुअली बेसिकली डी रेडिकलाइजेशन कर भी सकते हैं? क्योंकि 2000 क्या कहते हैं 14 के बाद यहाँ पे भी बड़ी सारी डी रेडिकलाइजेशन की कोशिशें एट डिफरेंट लेवल हुई हैं, ठीक है ना। तो मुझे जो है वो, क्योंकि देखिए रेडिकल मुस्लिम्स की ना एक खासियत है कि जब वो थोड़े से बैकफुट पे होते हैं, तो वो बहुत ही मीठे बन जाते हैं, ठीक है तकिया, तकिया। है ना। हाँ, तो उनको उस समय उससे ज्यादा उनको आपको लगेगा। तो अभी जैसे जो है ना, जमात भी थोड़ा डेमोक्रेटिक दिखेगा, ठीक है ना, और थोड़ा सा वैसा वो जो है, लोग भी थोड़ा सा ना सॉफ्ट हो, मतलब सो दैट यू नो द एडमिनिस्ट्रेशन कैन गो सॉफ्ट ऑन देम। तो और वर्ल्ड, तो ये लेकिन ये हरकत जो है वो जरूर करेंगे। और एक ना देखिए, अनफॉर्चुनेटली एक चीज ये, मैंने एक और प्रॉब्लम क्या है आदि जी की, इस्लामिस्ट इस्लामी समाज की ये बड़ी दिक्कत है, जहां पे वो माइनॉरिटी में होते हैं वहां वो मेजोरिटी से लड़ते हैं, जहां पे वो मेजोरिटी में होते हैं वहां वो आपस में लड़ते हैं, ठीक है। तो वो कंटिन्यूसली लड़ते हैं जो है, ये एक उनके, आप पूरी दुनिया में देख लीजिए, ठीक है ना, जो है या जहां जहां पे भी वो हैं, ठीक है ना, जो है, मतलब ये मैं एक वो कर रहा हूँ कि जहां माइनॉरिटी में है वो मेजोरिटी से लड़ेंगे, जहां मेजोरिटी में वहां आपस में लड़ेंगे। पाकिस्तान आपस में में भी माइनॉरिटी है, को वाइप आउट कर देंगे और आपस में लड़ेंगे उसके बाद। हाँ, और फिर आपस में लड़ेंगे, माइनॉरिटी को वाइप आउट करने के लिए एक हो जाएंगे जो बांग्लादेश। और इसलिए मैं इसमें एक चीज और ही कहना चाहता हूँ कि इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में जो सबसे एक इम्पोर्टेंट मुद्दा वो है बांग्लादेश के हिंदुओं का जो है, कि उनके साथ अब बेसिकली क्या होगा, ये भी एक मतलब देखने वाली बात है। क्योंकि अब बीएनपी के आने के बाद हमारे यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है सबको कि
चलो ठीक है, मतलब एक वैसा रिजीम आया। और वैसे तारिक रहमान ने जो स्पीच भी अच्छी दी थी, मतलब इट वाज अ गुड स्पीच जब वो बांग्लादेश में आया था। बट एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, क्योंकि अभी तक एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे लगता है भारत को उठानी भी चाहिए, हमारे इंटेलेक्चुअल्स को भी उठानी चाहिए, और अगर संभव हो तो सरकार को भी शायद उठानी चाहिए, मतलब कि जिन लोगों ने हिंदुओं के खिलाफ वहां पर जो है यूनुस रेजीम के दौरान जब हिंदुओं को मारा, उनके घर जलाए, उन पर अत्याचार किए, हु विल ब्रिंग देम टू द बुक? उनके खिलाफ तो कोई एक्शन की बात ही नहीं हो रही ना अभी तक, जो है उनको ढूंढ के कौन अंदर डालेगा बेसिकली, जो है। तो जब तक आप ये नहीं करोगे, जो है, तब तक आपको जो है, सो इंडिया को थोड़ा मुझे लगता है कि प्रेशर अपना जो है इस चीज का बिल्ड करना चाहिए। पर जमात remains a very very strong player. It has received a huge setback. The बांग्लादेश ने उसको, की जनता ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। पर वो वापसी अब कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ये अब तारिक रहमान साहब जो है उनके ऊपर बहुत हद तक निर्भर करेगा। जितनी जल्दी जमात को बैन कर देंगे, उतनी जल्दी उनका जो है वो काम ठीक हो जाएगा, और नहीं होगा तो फिर जो है दिक्कत तो होगी। सर लास्ट में मैं एक ही चीज पूछूंगा, आप ये देखते हैं कि एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट की तरफ से इन लोगों ने पूरी जो अपनी पॉलिटिक्स लगाई थी पिछले 2 साल से, हर चीज इंडिया कर रहा है, इंडिया कर रहा है, इंडिया कर रहा है। आई मीन इट वाज लिटरली लाइक पाकिस्तान का राह की साजिश है, राह की साजिश है, एंड ऑल दैट नॉनसेंस दैट दे कीप डूइंग। इस इलेक्शन में मैंने वो नहीं देखा, except for NCP के one or two who came out and said something. I didn't see the anti-Indian rhetoric at all. मैंने देखा ही नहीं, वो गायब था। तो क्या ये इफेक्टिव है ऑन द ग्राउंड कि इट्स नॉट अ वोट विनिंग सॉर्ट ऑफ अ गेम, राइट? नहीं, देखिए, ये दो चीजें हुई है। एक तो क्या हुआ कि इंडिया ने, हालांकि प्रेशर बहुत ज्यादा था सरकार के ऊपर, खासकर जब वहाँ हिंदुओं पे बहुत ज्यादा अटैक हो रहे थे, पर मुझे लगता है कि इंडिया ने जो एक स्टैंड लिया ना, कि इट वर्क क्वाइटली बिहाइंड द सीन्स, ठीक है। और उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से जो है वो कोई वो चाह रहे थे, जो ये बार बार यूनुस और ने भी जब और वहां पे जब ये नॉर्थ ईस्ट की और चिकन नेक के बारे में और ये सारी स्टेटमेंट्स देते थे, तो दैट वाज टू प्रोवोक इंडिया। लेकिन इंडिया प्रोवोक हुआ नहीं, पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है, जो मैंने पहले भी कहा, कि यूनुस का ये 2 साल का रिजीम जो था, इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर इंडिया। लोगों को ये समझ में आ गया कि भैया दिक्कतें जो है ना, वो हमारी अपनी है, जो है हमारे अपने जो लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, वो हैं। और हमें, वी हैव टू सेट अवर ओन हाउस इन ऑर्डर। हिंदुस्तान इसके अंदर कुछ नहीं कर रहा है भाई। चलो शेख हसीना थी, उसको मान लीजिए कि लोग कहते थे कि हिंदुस्तान जो है हिंदुस्तान की पपेट है, मान लीजिए ये कहते थे। बट यूनुस तो नहीं था। तो यूनुस के आने के बाद जो है, जो देश की हालत हुई वहां पे, कि जो सड़कों पे जो है लोगों को उल्टा लटका लटका के मारा गया, ठीक है, बिजनेस तबाह हो गए, जो है बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री घुटनों के ऊपर आ गई, जो है। और एक्सपोर्ट जो है आपका, जो है इन्फ्लेशन जो है वो 10% के आसपास चल रहा है, जो है, मतलब ये तो ऑफिशियल डेटा है, जो है। और तो ये सारी चीजें हुई, और फिर ये जो पाकिस्तानियों का बेसिकली वहां पे आना, जमात का, जैसे ये पिछले साल अगस्त में जो है ये जो देवबंदी, उसके मौलाना फजलुर रहमान है, तो वो एक पूरा डेलीगेशन लेके गए थे। और वहां पे जगह जगह पे जो है वो उन्होंने पब्लिक रैलीज को एड्रेस किया। तो मुझे लगता है कि वो उनको समझ में आया कि भाई ये क्या हो रहा है समाज के अंदर। और ये एक पुशबैक आपने फिर ये देखा जो है कि जो हमने जो है बांग्लादेश के इलेक्शन में जो है वो देखा। तो मुझे लगता है इंडिया, एक तो इंडिया ने क्वाइट वो किया, ठीक है ना। दूसरी चीज ये है कि देखिए, एक और भी चीज है, शेख हसीना, ठीक है, अवामी लीग बैन है, और शेख हसीना जो है वो भारत में उसने शरण ली हुई है और सब वो, बट अवामी लीग का एक बड़ा चंक है वहां पे, जो है, ठीक है ना। हाँ, तो उन्होंने दे अपने ऑफिस ऑफिस दोबारा खोल लिए हैं। देर सेइंग भैया हाँ, वी आर स्टार्टिंग अप अगेन। यहाँ पर भी शेख हाँ, हसीना ने बोला है भैया प्लान अबाउट गोइंग बैक एंड फेसिंग व्हाटएवर इट इज, हम्म। फिगर इट आउट। तो मुझे लगता है इंडिया में जो है वो रेटोरिक, जो हम लोगों ने हमारे यहाँ से अर्लियर कई बार रेटोरिक की तरह लोगों को लगता है, हमने जो रिएक्ट नहीं किया। और दूसरा, यूनुस का जो रिजीम था, जो है उसके अंदर जो लोगों को ये समझ में आई कि भैया दिक्कत हमारे अपने साथ है, हमारे अपने समाज के एक रेडिकल हिस्से के साथ है, और हमारी अपनी करप्ट पॉलिटिकल पार्टी और करप्ट लोगों के साथ है। हिंदुस्तान का इसके अंदर कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अब तो पाकिस्तान चला रहा था ना यूनुस रिजीम को, और अमेरिका चला रहा था। तो तब भी जो है वो, तब और भी ज्यादा बुरे हालात हुए। तो आई थिंक दैट दैट ओवरऑल जो है, और जो इकोनॉमिक कोलैप्स हुआ जो है पूरा, जो है पिछले 2 साल में, जिसके बारे में लोग ज्यादा बात नहीं करते हैं,
बट ये जो इकोनॉमिक कोलैप्स हुआ, ये बहुत बड़ा, क्योंकि सड़कों पे रोज दंगे होते रहेंगे तो काम धंधे कैसे चलेंगे लोगों के, आम आदमी के। वो तो बात तो है सर। तो दिस मतलब कुछ कभी कभी क्या होता है कि हम बड़े मुद्दों में वो देखते हैं, लेकिन जो छोटे मुद्दे आम लोगों को जो अफेक्ट करते हैं, एंड देखिए आजकल एक वो है ना जो कि इट इज नॉट द पॉलिटिक्स विच गवर्न्स इकोनॉमिक्स, इट इज द इकोनॉमिक्स विच गवर्न्स पॉलिटिक्स जो है। तो ये हम्म। भी एक जो है वो महत्वपूर्ण बात है। तो बांग्लादेश का जो आर्थिक कोलैप्स हुआ, जो है पूरा का पूरा आर्थिक रूप से ढह गई उसकी अर्थव्यवस्था, जो है आयरॉनिकली जो है एक ऐसे इकोनॉमिस्ट के राज में जिसको कि नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है ना। तो वो मुझे लगता है बांग्लादेश के समाज को ये लगा, दैट इज द रीजन कि सम सेंस हैज बेसिकली प्रिवेल्ड। पर इस चीज ये मुझे मुझे लगता है ये रहेगा। ये जब बीएनपी वीक होगी ना, अगर बीएनपी को ये लगेगा कि बीएनपी वीक हो रही है या कोई ब्रेक हो रहा है फिर या वापस कुछ शुरू हो जाएंगे। तब फिर एंटी इंडिया सेंटीमेंट जो है वो फिर शुरू होगा। या एब्सोल्युटली। थैंक यू सर, दिस वाज रियली लवली एंड मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा अपने कमेंट जरूर डालिएगा एंड ऑफ कोर्स डू चेक आउट सर्स राइटिंग, सर्स चैनल। ऑल द लिंक्स मैं नीचे आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, बट प्लीज सर को भी फॉलो करिए एंड encourage sir to keep coming back to थैंक यू, Dev Talk. थैंक यू आदि। इट्स अ भाई जो है प्रिविलेज एंड ऑनर जो है, अरे नहीं, और आपके साथ बात करना जो है, और आपने इनवाइट किया, और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इतने धैर्य से जो है उन्होंने ये सारी बातचीत सुनी। थैंक यू सर, ऐसे मत बोलिए सर, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव। एंड सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन डू सपोर्ट द चैनल। नीचे डिस्क्रिप्शन अगर आप पढ़ेंगे आपको सारी डिटेल्स वहां पर मिल जाएंगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।